नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने विभागों की जानकारी और आगामी कार्य योजना के बारे में बताते हुए कहा कि राज्य में 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए नए संयंत्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही बैकुंठपुर और कोरबा में हवाई पट्टी बनवाने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री ने अपने विभागों के आगामी कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए संयंत्र की स्थापना की जाएगी, क्योंकि जिस राज्य में बिजली की खपत ज़्यादा होती है वहां गुणात्मक वृद्धि दर्ज की जाती है। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि बैकुंठपुर को हवाई पट्टी और कोरबा को व्यावसायिक हवाई पट्टी से जोड़ने कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। खनिज की रॉयल्टी भी लगातार उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन भारत सरकार कोयला के रॉयल्टी में 2014 के बाद से एक बार भी वृद्धि नहीं की है, जिसका राज्य को राजस्व में हानि हो रही है। तीसरी बात ये है कि विमानन सेवा बढ़ाने के लिए बिलासपुर में 4C लाइसेंस लेने के लिए लगातार हमारे प्रयास जारी हैं। उसी प्रकार से 3C लाइसेंस के लिए अंबिकापुर भी हम लोग प्रयासरत हैं। उसके लिए जो आवश्यक राशि है वो हम लोग जारी कर दी हैं। तो भविष्य में ये सुविधाएं बहुत निकट भविष्य में इसका लाभ बिलासपुर अंबिकापुर वासियों को मिलेगा। साथ ही बैकुंठपुर में और कोरबा में, वहाँ भी बैकुंठपुर में हवाई पट्टी और कोरबा में व्यावसायिक उड़ान के लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान रखे हैं। तो प्रयास यही है कि प्रदेश में चाहे विमानन सेवा की बात हो, चाहे खनिज संपदा के समुचित दोहन की बात हो, चाहे विद्युत उत्पादन और उसके उपभोग की बात हो, सभी क्षेत्रों में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सवालों के घेरे में खड़ा करते हुए कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ऐसे तो सदन में बहुत चिल्लाया करती हैं, लेकिन देश में हत्या, बलात्कार और दोषियों की रिहाई पर चुप क्यों रहती हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए देश में यौन उत्पीड़न के मामलों में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने देश में हुई हत्याओं, बलात्कार और दोषियों की रिहाई का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आड़े हाथों लिया। हाथरस चुप हो जाती है, ये महिला का सुरक्षा, इवन दैट कम्स अंडर द यूथ। हाथरस में चुप हो जाती है, कटवा चुप हो जाती है, उन्नाव चुप हो जाती है। अभी बैंगलोर में जब राम रहीम को बेल मिलती है, चुप हो जाती है। अभी बैंगलोर में एक लड़की को शी वॉज फाउंड इन अ ड्रम, डेथ ऑफ हर बॉडी वॉज फाउंड, चुप हो जाती है। जब बलात्कार होता है इस देश में, चुप हो जाती है। लेकिन जब राहुल गांधी के बारे में कुछ है, so she comes out and starts shouting. So I want to understand from her, is she ashamed as a mother? Is she ashamed as a woman that she does not speak up for the women and children of this country? As a wife, a mother, where is Smriti Irani today? छत्तीसगढ़ की विधानसभा में विपक्ष के विधायक धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल किए जाने को लेकर जनप्रतिनिधियों को सड़क पर उतरना पड़ता है। उन्होंने 19 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का उदाहरण देते हुए यह बात कही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य विधायक धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत सम्मेलन में की गई घोषणाओं पर आज तक अमल नहीं हुआ, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने 19 नवंबर 2021 को राजधानी के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का उदाहरण दिया। 19 नवंबर 2021 इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री और रविंद्र चौबे जी मंत्री के द्वारा पंचायती सम्मेलन किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनके लिए जो घोषणा की मुख्यमंत्री जी के द्वारा 22 निकल गई, 23 मार्च खत्म हो रहा है, अभी तक उन जो मुख्यमंत्री ने घोषणा किया उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ और जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शन करना पड़ा। ये पहली बार है कि अभी तक हम सुने थे कि रोजगार सहायक है, ये धरना प्रदर्शन करते हैं, पंचायत के सचिव है, ये धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो घोषणा की और उसको अमल ना हो,
इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों को जो प्रदर्शन करना पड़ा है, अपने आप में आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र की बात करते हैं और जनप्रतिनिधियों का कितना सम्मान है इस सरकार में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दिवंगत शिक्षक कर्मियों की पत्नियों, माताओं और बहनों द्वारा लगातार अपनी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। उनके आंदोलन को लगभग 165 दिन हो चले हैं। अपनी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर वे आज भी आशान्वित हैं और सरकार की तरफ देख रही हैं। लेकिन विगत दिनों मुख्यमंत्री का जो बयान आया उससे वे हताश जरूर हुई हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि महेंद्र कर्मा के बेटे को जिस तरह डिप्टी कलेक्टर की नौकरी दी गई उसी तरह नियमों में थोड़ा बदलाव करके हमें भी छोटी मोटी नौकरी दी जाए। शिक्षा कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति भर्ती को सिरे से नकारते हुए मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जितने शिक्षाकर्मी थे सभी का संविलियन हो चुका है, अब काडर ही समाप्त हो चुका है, इसलिए अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती। क्योंकि 2004 में जो शिक्षाकर्मी है उसके अनुकंपा नियुक्ति का नियम बना, 2013 में एक्साई आदेश जारी हुआ और जितनी भी घटनाएं हैं पूर्ववर्ती सरकार की है 1269 और उसमें केवल 9 पात्र हैं 2098 से लेकर 2007 तक के, 97 से लेकर 2007 तक के, उसको एक की भर्ती नहीं किए। 2018 तक ये लोग कितने की भर्ती किए, अनुकंपा नियुक्ति दिए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। और अब चूंकि जितने शिक्षाकर्मी हैं उसका संविलियन हो चुका है तो काडर ही समाप्त हो गया है, तो उसके फिर अनुकंपा नियुक्ति कैसे दी जा सकती है। इधर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर बैठी महिलाओं का कहना है कि जब प्रावधान नहीं था तो कमेटी क्यों बनाई गई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय महेंद्र कर्मा के बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है, उसी तरह हम बेसहारा महिलाओं को भी छोटी मोटी नौकरी दे दी जाए। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के आंकड़ों की विसंगतियां अब सामने आ रही हैं। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री पर लगातार हमलावर हैं। पूर्व मंत्री का आरोप है कि 20 लाख मकानों का बकाया भूपेश सरकार पर है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी आवेदन हैं वह हमें दे दी जाए। उन्होंने कहा, हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार और मुख्यमंत्री पर हमलावर है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 2011 की सूची की बकाया 8 लाख और 2016 के 8 लाख और आवास प्लस मिलाकर लगभग 20 लाख मकानों का बकाया है भूपेश सरकार पर। कि 2011 की सर्वे सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को मकान मिलने, 16 लाख लोगों को मकान मिलने थे, 8 लाख लोगों को मिल गए, 8 लाख लोगों को और मिलना बचा है। 2016 की सर्वे सूची के अनुसार आवास प्लस में 8 लाख मकान छत्तीसगढ़ को और मिलने हैं, दोनों मिला लेंगे तो 16 लाख आवास हो गए और शहरी आवास के 4 लाख से ज़्यादा आवेदन पेंडिंग है। तो 20 लाख आवास छत्तीसगढ़ के लोगों को छीनने वाला, गरीबों के सर से छत छीनने वाली, गरीबों की आह लेने वाली, पाप करने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल की सरकार है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास जितने भी आवेदन हैं वो हमें दे दिए जाएं, लेकिन वे इस मामले में मौन क्यों हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हल्ला मचाती है। हमने जब भी आवेदन किया, जब भी फॉर्म भरवाए, सबको राज्यपाल को दे दिए थे कि नहीं दिए, आपको याद होगा। गाड़ी में भर भर के ले गए थे लाखों आवेदन। मैं आप इससे भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास जितने आवेदन है उसको मिस्ड कॉल करके कराए हैं, उसको सबको दे दो, लेकिन उस मामले में मौन है। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष जून माह में शुरू हुई ईडी की जांच और कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस जांच का उद्देश्य भ्रष्टाचार को दूर करना नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्यों के नेताओं और अधिकारियों को प्रताड़ित करना है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उन पर ईडी कार्रवाई क्यों नहीं करती। पिछले वर्ष जून से शुरू हुए छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच पर सवाल उठाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस जांच का उद्देश्य भ्रष्टाचार को उजागर करना नहीं बल्कि कांग्रेस शासित राज्य के नेताओं
और अधिकारियों को प्रताड़ित करना है। उन्होंने कहा कि यह जांच आगामी चुनाव के मद्देनजर रची गई साजिश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उन पर ईडी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। अब वो जांच चल रहा है, जून की घटना है, अब मार्च आ गया, 6 महीना 9 महीना हो गया, लेकिन अभी तक के वो जांच के तह में पहुँचे ही नहीं है। तो आप फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत ही नहीं कर पाएंगे। और बातचीत में तो वो कहते भी हैं कि ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। तो उद्देश्य क्या है? जब हम चुनाव में जाते हैं, मैंने आपको बताया कि झारखंड है, आसाम है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और तो और अधिवेशन के पहले यहाँ छापा डाला। आप सब ने देखा कि जो लोगों को जिम्मेदारी दिए थे उन सब के घर में छापा डाल दिए। जो वेंडर है उसके यहाँ बैठ गए, नोटिस भी नहीं दिए, वहाँ बैठ गए। तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य राज्य सरकार के या अधिकारियों को, कर्मचारियों को बदनाम करना और उसको प्रताड़ित करना, हतोत्साहित करना, डराना, ये आपका उद्देश्य है। आपका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है तो मैंने तो कहा था भाई, नान घोटाला, सीएम सर, सीएम मैडम कौन है? और उसमें तो ऑफिस में, कार्यालय में करोड़ों रुपए पकड़ा गया था। अभी तक आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ चिट फंड कंपनी जो करोड़ों रुपए ले गए हैं, हजारों करोड़, उसमें काम करना चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बढ़िया केस तो वो है। हमने तो कार्रवाई की, सैकड़ों लोग जेल के भीतर हैं, लेकिन आप उसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कर्नाटक में विधायक का लड़का 40 लाख घूस ले रहा है, उसके घर में 8 करोड़ रुपए मिलता है और उसको अग्रिम जमानत मिल जाती है। बस्तर पुलिस द्वारा नक्सलियों की घर वापसी को लेकर चलाए जा रहे अभियान लोन व राटू के अंतर्गत अब तक 600 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी सफलता के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक कार्यालय दंतेवाड़ा में एक केक काटा गया। इस केक को भी उस नक्सली से कटवाया गया जिसने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस द्वारा नक्सलियों की घर वापसी को लेकर चलाए जा रहे लोन व राटू अभियान के तहत अब तक आत्मसमर्पित नक्सलियों की संख्या 600 के पार हो चली है। इसी खुशी में बस्तर पुलिस के दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में केक काटा गया। यह केक एक नए आत्मसमर्पित नक्सली हिडमा मंडावी के द्वारा कटवाया गया। डीआईजी सीआरपीएफ विनय कुमार सिंह ने बताया कि ये सीआरपीएफ, स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग की मेहनत का ही परिणाम है कि आज के नक्सली आत्मसमर्पण के साथ ही 600 नक्सलियों ने यहाँ पे आत्मसमर्पण कर दिया है। ये पिछले 2 साल से जो केंद्रीय पुलिस बल की परिचालनी गतिविधियाँ हैं, पुलिस की गतिविधियाँ हैं, प्रशासन का सहयोग है, इनके द्वारा चलाए गए सिविक एक्शन है। पिछले 3-4 महीने में 144 ट्राइबल लड़कों का रिक्रूटमेंट हमने सीआरपीएफ में करवाया है। इन सब का एक सुखद परिणाम ये निकला है कि लड़के जो कि दिग्भ्रमित थे वो मुख्य धारा में आने के लिए इच्छुक हो गए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि अब तक के प्रयासों से एक सफल परिणाम निकल कर सामने आया है। और सीआरपीएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जो हम गतिविधियां चला रहे थे उसका एक अच्छा प्रतिफल आया है कि 600 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा जिले में प्रशासन के समक्ष, सीआरपीएफ और पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। यह एक सुखद संकेत भी है और अच्छा संदेश भी है कि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से सुखद परिणाम सामने आएंगे और भी दिग्भ्रमित लड़के जो बचे हैं यहाँ पे वो मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा जाहिर करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे, मुख्य धारा में आएंगे और प्रशासन के साथ सहयोग करेंगे। पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी ने जानकारी दी कि पुलिस और प्रशासन के आग्रह पर जिन जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनका जीवन आज संवर चुका है। और कई अन्य ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पे आज तक प्रशासन की पहुंच काफी सीमित हुआ करती थी। वहां पर भी लोग काफी आतुर हैं जो सरेंडर करना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि सभी हमारी ग्राम पंचायतें एक दिन नक्सल मुक्त बने और दंतेवाड़ा प्रदेश की प्रगति में, देश की प्रगति में अपना अहम योगदान दे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय को बेचारा कहते हुए उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा निपटाए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि नंद कुमार साय अब बलि का बकरा नहीं बनने वाले। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय को बेचारा कहते हुए उन्हें उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा निपटाए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा
कि कसम रामविचार नेताम ने खाई, लेकिन बाल कटाने के नाम पर नंद कुमार साय को आगे कर दिया गया। उन्होंने नंद कुमार साय को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी से चुनाव लड़ाने का भी उदाहरण दिया। नंद कुमार साय जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके बाल नहीं कटाने की चुनौती किसने दी? रामविचार नेताम ने। गजब है भाई, रामविचार नेताम खुद कसम खाते समझ आता, नंद कुमार साय की कसम खिलवा दिए। अब उस भोले भाले को उस समय भी निपटा दिए थे, जाके मरवाई में अजीत जोगी से चुनाव लड़वा दिए, नेता प्रतिपक्ष निपट गए, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो ये काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाला है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।